डियर स्टूडेंट्स, आज जो हम आपको वीडियो एक बनाने जा रहे हैं, ये वीडियो इंट्रोडक्शन ऑफ बायोलॉजी के नाम से है। ये इंट्रोडक्शन ऑफ बायोलॉजी जो है ना, ये बिल्कुल स्टार्टिंग का कंसेप्ट है बायोलॉजी का। यानी कि इसको आप बोल सकते हैं बेसिक कंसेप्ट, इसको बोल सकते हैं फंडामेंटल कंसेप्ट ऑफ बायोलॉजी। मतलब जो बायोलॉजी के ABCD से शुरू करना चाहता है, बायोलॉजी को बिल्कुल फंडामेंटल से शुरू करना चाहता है, वो सिर्फ अगर मेरे इस वीडियो को देख ले तो 100% गारंटी के साथ उसको बायोलॉजी से प्यार हो जाएगा। यानी उसको बायोलॉजी पढ़ना आ जाएगा, उसको बायोलॉजी से बिल्कुल बायोलॉजी में मन लग जाएगा और वो दूसरे ब्रांच से भी स्विच ऑफ करके इधर स्विच ऑन कर लेगा। ठीक है, यानी ये वीडियो NTSC के बच्चे भी देख सकते हैं, ये वीडियो +1 +2 में बायोलॉजी लेने वाले बच्चे भी देख सकते हैं, ये वीडियो नीट में जो 2 4 5 क्वेश्चन अलग से आते हैं उनके लिए भी ये वीडियो बहुत जरूरी है। और ये लगातार मतलब ये वीडियो जो होगी वो लगभग 10 से लेके 12 वीडियो होगी जो फंडामेंटल ऑफ बायोलॉजी, ठीक है, फंडामेंटल कंसेप्ट इन बायोलॉजी, फंडामेंटल कंसेप्ट इन बायोलॉजी स्पेशल टॉपिक के नाम से हमारा चलेगा ये वीडियो। लेक्चर 1, लेक्चर 2, लेक्चर 3, लेक्चर 4, और ये सारा वीडियो आपको समझ जाइए कि ये 30 मिनट का होगा। 25 से 30 मिनट, 25 से 30 मिनट, 25 से 30 मिनट, यही वीडियो का मैं लेंथ रखूंगा जिससे हर कोई इसको इजीली देख सके। और ये फंडामेंटल ऑफ बायोलॉजी का के नाम से ये वीडियो होगा, यानी कि इंट्रोडक्शन क्लास ऑफ बायोलॉजी, फंडामेंटल कंसेप्ट ऑफ बायोलॉजी। यानी कि जो वीडियो का हेडिंग होगा वो होगा फंडामेंटल कंसेप्ट ऑफ बायोलॉजी पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 फॉर NTSC 11th 12th नीट, ठीक है, UPSC, BPSC, ठीक है, ये सब के लिए, NDA के लिए, सबके लिए होगा। चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं। ठीक है, इंट्रोडक्शन ऑफ क्लास ऑफ बायोलॉजी। आप ये याद रखिए कि 99%, ठीक है, बायोलॉजिकल वर्ड्स, ठीक है, 99% biological words are either made up of Greek word or Latin word, ठीक है, Greek word और Latin word। 99% biological words, और इवन ये कह सकते हो कि 99%, ठीक है, कहते 99% साइंटिफिक वर्ड आर आइदर मेड अप ऑफ ग्रीक वर्ड और लैटिन वर्ड। ओके, तो कहता है एज फॉर एग्जांपल बायोलॉजी इटसेल्फ, अगर बायोलॉजी की बात करें तो ये भी 2 वर्ड का है, बायो और लॉजी। जो बायो जिस ग्रीक वर्ड का बना है वो है बायोस, और लॉजी जिस ग्रीक वर्ड का बना है वो है लॉगस। ठीक है, बायोस का मतलब लिविंग और लॉगस का मतलब स्टडी। मीन्स आप बोल सकते हो स्टडी ऑफ लिविंग इज नोन एज बायोलॉजी। सिंपली आप बोल सकते हो, ठीक है, कि स्टडी ऑफ लिविंग is known as biology। ये आप सिंपली बोल सकते हैं, is known as biology। ठीक है, स्टडी ऑफ लिविंग इज नोन एज बायोलॉजी, ये आप बोल सकते हो सिंपल वे में। बट इसी को अगर किसी एक्सपर्ट के सामने बोलना हो, किसी वैसे टीचर के सामने बोलना हो जो बायोलॉजी का नॉलेज रखते हो, ठीक है, तो कहता है वहां पे आप इसको अच्छे से रिप्रेजेंट करेंगे। नॉर्मल आप घर में किसी भी तरह से रहिए, बट जब आप बाहर जाते हैं, किसी फैमिली फंक्शन में जाते हैं, किसी भी ढंग के फंक्शन में जाते हैं, आप थोड़ा तैयार से होके जाते हैं, तो बायोलॉजी को भी थोड़ा तैयारी से पेश कीजिए। तो कहता है बायोलॉजी इज द स्पेशल branch of
in which we study about all types of living things and its related all activities and its related all activities। ठीक है, कहता है कि हम ऑल एक्टिविटी क्यों लिख रहे हैं लिविंग थिंग्स के साथ, क्योंकि देखिए हम लोग आप लोग दोनों लिविंग हैं, सारे पेड़ पौधे लिविंग हैं, सारे एनिमल दुनिया के लिविंग हैं, बट क्या हमारा आपका पेड़ पौधे का बाकी सब एनिमल का क्या नॉन लिविंग के साथ इफेक्ट नहीं है? अभी अगर मान लीजिए देख लीजिए हल्का फुल्का पसीना आ रहा है मेरे चेहरे पे, क्योंकि फैन मैंने कम स्पीड पे लगा रखा है जिससे कि आवाज़ आपको अच्छी सुनाई पड़े, फिर भी आवाज़ कुछ डिस्टर्ब तो होती है। ठीक है, तो मैं आपको बताऊं कि नॉन लिविंग यानी टेम्परेचर इज नॉन लिविंग फैक्टर, टेम्परेचर इज एबायोटिक फैक्टर, बट उस टेम्परेचर का असर हमारे लिविंग बॉडी पे पड़ता है या नहीं पड़ता है? पड़ता है। अभी बहुत ज्यादा बारिश होने लगे, तूफान आ जाए, बाढ़ आ जाए, हमारे आपके लाइफ पे असर पड़ता है कि नहीं? पड़ता है। ठीक है, कहता है कि किसी सॉइल का पीएच कंडीशन वहां के प्लांट के, ठीक है, मतलब प्लांट के पैदावार पे, ठीक है, पौधे के पैदावार पे, वहां के जो फसल है उनके पैदावार पे असर डालता है कि नहीं डालता? बिल्कुल डालता है। तो जितने भी एबायोटिक फैक्टर हैं, चाहे वाटर है, चाहे टेम्परेचर है, चाहे लाइट है, चाहे पीएच कंडीशन है, ठीक है, सॉइल प्रोफाइलिंग है, ये सब का असर कहीं ना कहीं डायरेक्ट इनडायरेक्ट लिविंग चीजों पे पड़ता है। इसलिए लिविंग चीज के साथ नॉन लिविंग एबायोटिक फैक्टर का जो रिलेशन है, उस रिलेशनशिप को भी स्टडी करते हैं बायोलॉजी में। इसलिए बायोलॉजी में एक आगे ब्रांच देखिएगा, इकोलॉजी, इन्वायरमेंटल साइंस, यानी कि लिविंग ऑर्गेनिज्म का नॉन लिविंग इन्वायरमेंट के साथ या लिविंग इन्वायरमेंट के साथ, मीन्स कहने को कि लिविंग जो ऑर्गेनिज्म है उसका जो सराउंडिंग है उसके साथ जो बिहेवियर है, जो रिलेशन है, उसको भी हम स्टडी करते हैं। इसलिए तो बायोलॉजी का एक ब्रांच है इकोलॉजी। क्लियर है पॉइंट? तो अब आइए, यानी कि बायोलॉजी इज द स्पेशल ब्रांच ऑफ साइंस इन विच वी स्टडी अबाउट ऑल टाइप्स ऑफ लिविंग थिंग्स एंड इट्स रिलेटेड ऑल एक्टिविटीज। क्लियर है पॉइंट? अब आइए हम लोग फोकस करेंगे किस पे? तो कहता है बायोलॉजी फोकस करता है एक चीज पे, लिविंग थिंग्स पे, लिविंग थिंग्स पे। मैं आपको बता दूं, ठीक है, इस लिविंग थिंग्स का कंसेप्ट देने वाला सबसे पहला साइंटिस्ट जो था वो था एरिस्टोटल। कौन थे? एरिस्टोटल साहब। ये एरिस्टोटल साहब थे जिन्होंने सबसे पहले लाइफ के बारे में बताया दुनिया को, लाइफ के इंपॉर्टेंस के बारे में दुनिया को बताया, दुनिया को ये बताया कि लाइफ के स्टडी का भी एक सेपरेट ब्रांच होना चाहिए। और उन्होंने बोला भी कि उस ब्रांच का नाम होगा लाइफ साइंस। मीन्स एरिस्टोटल फर्स्ट ऑफ ऑल, ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल प्लीज लिख देते हैं, ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल, ठीक है, एरिस्टोटल, ठीक है, explain the importance of life and created a separate branch, ठीक है, called life science, ठीक है, ऑल लाइफ साइंस। इसी कंट्रीब्यूशन के कारण ये लिविंग थिंग्स पे स्टडी के उन्होंने क्या बोल दिया? लाइफ साइंस, ठीक है। और इसीलिए, ठीक है, कहता है कि यानी कि लिविंग थिंग्स के स्टडी को, लिविंग थिंग्स के स्टडी को स्टडी करने के लिए उन्होंने क्या बनाया? लाइफ साइंस बनाया। और चूंकि लाइफ साइंस का कंसेप्ट इन्होंने दिया, इसलिए इन्हीं को कहा जाता है फादर ऑफ बायोलॉजी, फादर ऑफ बायोलॉजी।
फादर ऑफ बायोलॉजी, इनको बोलते हैं फादर ऑफ बायोलॉजी। अब क्या बोलिएगा, ठीक है, एरिस्टोटल साहब को बोलते हैं फादर ऑफ बायोलॉजी। इन एरिस्टोटल को हम लोग बोलते हैं फादर ऑफ बायोलॉजी। क्लियर है पॉइंट, ठीक है। यानी फादर ऑफ बायोलॉजी किसको बोलते हैं, एरिस्टोटल साहब। कोई पूछेगा बायोलॉजी का पुराना नाम क्या था, लाइफ साइंस। फिर पूछने वाला ये भी पूछेगा कि ठीक है पुराना नाम था लाइफ साइंस, तो ये बायोलॉजी नाम किसने दिया। बायोलॉजी नाम एरिस्टोटल साहब ने नहीं दिया, बायोलॉजी नाम दिया लेमार्क साहब ने। किसने दिया, लेमार्क। मीन बायोलॉजी टर्म वाज गिवन बाय लेमार्क। बायोलॉजी टर्म वाज गिवन बाय लेमार्क। टर्म वाज गिवन बाय लेमार्क, ठीक है। क्लियर है पॉइंट, बायोलॉजी टर्म वाज गिवन बाय लेमार्क, ठीक है। बोलिए, यहां तक में आपको कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो यानी फर्स्ट ऑफ ऑल इसके बारे में, यानी कि सबसे पहले दुनिया को लाइफ के बारे में, इंपॉर्टेंस के बारे में किन्होंने बताया, एरिस्टोटल साहब ने बताया। एरिस्टोटल साहब ने और भी दुनिया को बहुत कुछ दिया। एरिस्टोटल साहब ने, ठीक है, कहता है कि एनिमल को, ठीक है, कई तरह से डिवाइड किया। एनिमल पे उनका स्पेशल फोकस था, थोड़ी देर में मैं बताने जा रहा हूं, ठीक है। चलिए अब देखिए, कहता है कि एरिस्टोटल साहब को इज्जत मिला समाज में। किस रूप में इज्जत मिला, किस रूप में ऑर्डर मिला एरिस्टोटल साहब को, ठीक है। एरिस्टोटल साहब को बोला गया फादर ऑफ, ठीक है, बायोलॉजी। अब देखिए मैं आपको बता रहा हूं, एरिस्टोटल को हमने जब बोला, एरिस्टोटल को सब लोगों ने, साइंटिफिक वर्क कम्युनिटी के हर लोगों ने जब एरिस्टोटल साहब को सम्मान दिया फादर ऑफ बायोलॉजी के रूप में, ठीक है, जब सब लोगों ने उनको सम्मान दिया एज ए फादर ऑफ बायोलॉजी, तो जब आप किसी को सम्मान देंगे ना, आप अपने समाज में भी, मान लीजिए हमने किसी बच्चे को इनाम दिया किसी क्वेश्चन के जवाब में, तो आप ये समझिए कि जब भी हम कभी इनाम देते हैं, 10 रुपीज, 20 रुपीज, 30 रुपीज, 100 रुपीज, 50 रुपीज, ये आप मान के चलिए कि वो 10 रुपये की कीमत अगर पैसे के अकॉर्डिंग देखा जाए, इकोनॉमिकली, उस बच्चे के लिए कुछ भी नहीं है। बट इनाम के रूप में अगर 10 रुपया उनको मिलता है ना, तो उसको जोश जगता है कि अरे इतने बच्चों में मैंने 10 रुपया जीता है, ठीक है। तो 10 रुपये की कीमत ना लाखों के बराबर होती है अगर वो 10 रुपये के एप्रिसिएशन से उनके अंदर जोश आ जाए कि जब हम इतने बच्चों में नंबर 1 आ सकते हैं, तो सर मुझे 10 रुपये का आशीर्वाद दिए हैं, ठीक है। तो हम अगर पूरे इंडिया में अगर टॉप 100 में आ जाए, टॉप 10 में आ जाए, ठीक है, तो फिर क्या होगा, हम डॉक्टर बन जाए तो क्या होगा, ठीक है। तो ये जो माँ बाप का जो ड्रीम होता है ना, उसको अगर आप पूरा करते हैं ना, उससे बढ़ के खुशी कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। मैं आपको सिर्फ इतना बता दूं, ठीक है, कि अगर आप मतलब एक बस मतलब मैं क्या बोलूं आपको, एक मोटिवेशन के लिए सिर्फ माँ बाप के सपनों को देखना ही काफी है। मतलब अगर आप पढ़ते पढ़ते डीमोटिवेट हो रहे हैं, कभी स्कूल में रिजल्ट आया सब्जेक्टिव एग्जाम का, आप मान लीजिए डाउन हो गए अपने कॉम्पिटिटर से, ठीक है, आप डिप्रेशन में हैं, ठीक है। कभी आपको क्या है कि पढ़ रहे हैं, आपको मन नहीं लग रहा है, आपको कहीं से फोन आ गया, कुछ याद आ गया नेट पे देखना, किसी दोस्त से बातचीत हुई, बातचीत चल रही है। आप सोचिएगा सोने के टाइम में क्या आपने उस दिन के टाइम का सही यूज किया, नहीं किया। फिर अब दूसरा चीज आपको क्या सोचना है कि मेरे मम्मी पापा और मेरा डिसीजन क्या था, एक सफल डॉक्टर बनने का। क्या हम डॉक्टर बनने के टारगेट के तरफ ईमानदारी से चल रहे हैं? जवाब अंदर से आएगा, नो, नहीं चल रहा है। उस टाइम क्या करना है, सिर्फ आपको ये सोचना है
कि जब हम घर से निकलते हैं कोचिंग के लिए तो मम्मी मुझे खाने का टिफिन देती है, मम्मी मुझे बस स्टॉप तक छोड़ने जाती है, या पापा मुझे बाइक पे बैठा के छोड़ने जाते हैं कोचिंग इंस्टीट्यूट तक, तो पापा के मन में वो रास्ते में कितने सपने हिलोड़े लेते होंगे। मम्मी की आंखों में जब वो बाइक करती है, ठीक है बेटा जाओ अच्छे से स्कूल से पढ़ के वापस आना, तो उनके मन में कितने सपने होते हैं। उस सपनों को कभी आप सोचना, आप कभी भी अपने रास्ते से डगमगाओगे नहीं। उस सपने को जीना बहुत जरूरी है, बशर्ते कि वो सपना जो ड्रीम होता है माँ बाप का, उसमें आपकी भी सहमति हो। इसलिए मैं बराबर बोलता हूँ, बच्चे किसी क्लास के भी हो, 9th के हो, 10th के हो, 9th 10th के बेसिस पे अगर आप ओलंपियाड दे रहे हैं, अगर आप एनटीएससी दे रहे हैं, तो ये आपका डिसीजन होना चाहिए, पहले आपका फिर मम्मी पापा का। ये नहीं हो कि आपको आर्टिस्टिक वर्क में मन लगता हो और मम्मी पापा आपको जबरदस्ती डॉक्टर बनने की तरफ ले जाए। आपको डॉक्टर बनने का मन हो, मम्मी पापा आईटीएन बनने के लिए आपको प्रेरित करें, ऐसा नहीं होता। तो मैं सारे जो पेरेंट्स आते हैं ना मेरे पास, उनको भी मैं बोलता हूँ, बच्चा जो चाहे वही करने देना है। आजकल हर चीज में स्कोप है, बशर्ते कि आप टॉप पोजीशन पे आए, बशर्ते कि आप किसी भी ब्रांच में टॉप 10 में रहे। ठीक है, टॉप 10 में रहे। इंडिया में लाखों इंजीनियर है, बट हर कोई सुंदर पिचाई नहीं होता। ठीक है, गूगल का डायरेक्टर नहीं होता। ठीक है, गूगल का सीईओ नहीं होता। ठीक है, कहता है कि जहां भी रहिए ना, आप टॉप पे रहिए ना। ठीक है, जहां भी रहिए टॉप पे रहिए। ठीक है, तो कहता है कि जब आपको पढ़ने में मन न लगे ना, सिर्फ आपको अपने सामने किसका चेहरा लाना है? मम्मी पापा का। क्या उन्होंने जो जन्म दिया, उन्होंने जो पाला पोसा, उन्होंने जो मुझे इतना बड़ा कर दिया, इतने ढंग का एजुकेशन दिया, ठीक है, पैसे कमा कमा के बाहर से लाते रहे, ठीक है, ड्यूटीज काम करके आते रहे, मम्मी घर में खाना बना के देती रही, मेरा कपड़ा साफ करते रही, इवन सॉक्स तक साफ की, जूते तक साफ कर दिए। क्या मैं उनके साथ न्याय कर रहा हूं? क्या मैं उनको ईमानदारी से उनके लिए, उनके सपने को पूरे करने के लिए कोशिश कर रहा हूं? आपको जवाब जब अंदर से आएगा ना, आप अपने आप सब कुछ कर लीजिएगा। तो सबसे बड़ा मेरे तरफ से मोटिवेशनल लाइन यही होता है, कभी आपको मन करे कि मुझे नहीं पढ़ना है, मम्मी पापा को याद कीजिए, मम्मी पापा को देखिए वो आपके लिए क्या कर रहे हैं। जो वो कर रहे हैं ना, हम आप कभी उनको लौटा नहीं पाएंगे, कभी नहीं लौटा पाएंगे। ठीक है, हम आप उनको कभी भी नहीं लौटा पाएंगे, नेवर। तो ये बात याद रखिएगा। ठीक है, मतलब मोटिवेशन के लिए सबसे चीजें वहीं पे देखना जरूरी है कि हम उनको क्या दे रहे हैं। माँ बाप को आपसे पैसे नहीं चाहिए, माँ बाप को आपसे किसी भी तरह का मतलब उस ढंग का रिवार्ड्स नहीं चाहिए। ठीक है, लोभ मोह वाला माँ बाप काम नहीं करता, वो सिर्फ चाहता है बच्चों की भलाई। अब देखिए, बार बार लाइट जा रही है इसलिए डिस्टर्ब हुआ। अब देखिए, ये एरिस्टोटल साहब जो है, इनको बोलते हैं फादर ऑफ बायोलॉजी। इनको सब लोगों ने बोला, जितने उस समय के मतलब साइंस कम्युनिटी के आदमी थे, ठीक है, जो भी उन एक्सपर्ट थे, उन सब की कमिटी ने इनको मोहर लगा दिया फादर ऑफ बायोलॉजी। जब इनको फादर ऑफ बायोलॉजी का रिस्पेक्ट दिया गया, इनके मन में कुछ और सपने आए, कुछ और करने की नई, ठीक है, मतलब इनमें जोश जगा। इन्होंने क्या क्या मालूम है? इन्होंने लगभग ठीक है, लगभग 5000, ठीक है, 5000 में बोल रहा हूं, लगभग 5000 एनिमल, ठीक है, इनका स्टडी किया, इनका हैबिटेट पता लगाया, ठीक है, इनके हैबिट्स को जाना, इनके कैरेक्टर को समराइज किया। ये सबको जानने के बाद इन्होंने एक बुक लिख डाला और उस बुक का नाम था हिस्टोरिया एनिमेलिया।
हिस्टोरिया एनिमेलिया, ठीक है, हिस्टोरिया एनिमेलिया, ठीक है। और हिस्टोरिया एनिमेलिया जब इन्होंने लिखा तो बताइए एनिमल का स्टडी हम लोग अभी जस्ट पढ़ेंगे। एनिमल का स्टडी किसमें करते हैं मालूम है? जूलॉजी में। इसीलिए इन्हीं को एरिस्टोटल साहब को ही फादर ऑफ जूलॉजी भी कहा गया, फादर ऑफ जूलॉजी भी कहा गया। क्लियर है पॉइंट? इन्हीं को कहा गया फादर ऑफ जूलॉजी क्योंकि इन्होंने बुक क्या लिखा? हिस्टोरिया एनिमेलिया। और मैं थोड़ा सा बैक में आपको बता दूं, यानी बायोलॉजी का तो हमने डिफिनेशन कर ही लिया था। बायोलॉजी में मेन पॉइंट क्या था? बायोलॉजी में मेन पॉइंट था लिविंग थिंग्स। ये जो लिविंग थिंग्स होते हैं, ठीक है, ये लिविंग थिंग्स को 3 कैटेगरी में बांटा गया था, ठीक है। ऑल टाइप्स ऑफ प्लांट्स, ऑल टाइप्स ऑफ प्लांट्स, ठीक है। दूसरा ऑल टाइप्स ऑफ एनिमल, ऑल टाइप्स ऑफ एनिमल एंड ऑल टाइप्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ऑल टाइप्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ऑल टाइप्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ठीक है। ऑल टाइप्स ऑफ प्लांट, ऑल टाइप्स ऑफ एनिमल एंड ऑल टाइप्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। अब देखिए आप कि लिविंग थिंग्स के स्टडी को, लिविंग थिंग्स के स्टडी को हम लोग बोलते हैं बायोलॉजी। और लिविंग थिंग्स को 3 कैटेगरी में बांटा गया है। कौन कौन? ऑल टाइप्स ऑफ प्लांट, ऑल टाइप्स ऑफ एनिमल एंड ऑल टाइप्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो लिविंग थिंग्स के 3 कैटेगरी, तो बायोलॉजी के अंदर भी 3 मेन ब्रांचेस। वैसा मेन ब्रांच जिसमें हम ऑल टाइप्स ऑफ प्लांट का स्टडी करेंगे उसको क्या बोलेंगे? बॉटनी, ठीक है। जिसमें हम ऑल टाइप्स के एनिमल का स्टडी करेंगे उसको क्या बोलेंगे? जूलॉजी। और जिसमें हम ऑल टाइप्स ऑफ, ठीक है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म का स्टडी करेंगे उसको क्या बोलेंगे? माइक्रोबायोलॉजी। क्लियर है पॉइंट? ठीक है। इसके जस्ट पहले हमने क्या बताया? इसके जस्ट पहले हमने बताया कि जो बायोलॉजी है, ठीक है, उसके फादर एरिस्टोटल साहब कहे जाते हैं। और अभी जस्ट हमने सीखा कि एरिस्टोटल साहब को जब फादर ऑफ बायोलॉजी बोला गया तो उनको और कुछ करने की तमन्ना हुई और उन्होंने क्या किया? 5000 एनिमल के ऊपर उन्होंने एक बुक लिख डाला, हिस्टोरिया एनिमेलिया। इसके कारण उनको फादर ऑफ जूलॉजी भी कहा गया। अब आइए, कहता है इन्हीं का, एरिस्टोटल साहब का एक स्टूडेंट था, इनका एक स्टूडेंट, ठीक है, उस स्टूडेंट का नाम था थियोफ्रास्टस। थियो, ठीक है, फ्रास्टस, ठीक है। ये थियोफ्रास्टस साहब ने भी, ठीक है, लगभग 2000, ठीक है, प्लांट्स के ऊपर स्टडी किया। और उस प्लांट्स में एक प्लांट बहुत ही इंपॉर्टेंट था, ठीक है, माइमोसा प्यूबिका, माइमोसा प्यूबिका। और ये जो प्लांट था ना, ठीक है, इस पे इन्होंने स्पेशल रिसर्च किया। कौन? थियोफ्रास्टस साहब ने, ठीक है। और फाइनली इन्होंने एक बुक लिखा, उस बुक का नाम था हिस्टोरिया प्लेंचुरम। क्या नाम था? हिस्टोरिया प्लेंचुरम, ठीक है। ये हिस्टोरिया प्लेंचुरम जो बुक का नाम था, ठीक है, हिस्टोरिया प्लेंचुरम, ठीक है, हिस्ट्री ऑफ प्लांट, ठीक है, यानी कि हिस्टोरिया प्लेंचुरम यानी कि हिस्ट्री ऑफ प्लांट। तो ये जो हिस्ट्री ऑफ प्लांट था, यानी कि हिस्ट्री ऑफ प्लांट जो था, तो बताइए प्लांट का स्टडी किसमें करते हैं? बॉटनी में करते हैं। प्लांट का स्टडी किसमें करते हैं? बॉटनी में। इसीलिए, ठीक है, कहता है थियोफ्रास्टस साहब को क्या बोला गया? फादर ऑफ बॉटनी, फादर ऑफ बॉटनी। थियोफ्रास्टस साहब को बोला गया फादर ऑफ बॉटनी। क्लियर है पॉइंट? थियोफ्रास्टस साहब को क्या बोला गया? फादर ऑफ बॉटनी। क्लियर है पॉइंट? यानी कि फादर ऑफ बायोलॉजी एरिस्टोटल, बायोलॉजी टर्म वाज गिवन बाय लेमार्क, फादर ऑफ लाइफ साइंस एरिस्टोटल, लाइफ साइंस टर्म वाज गिवन बाय एरिस्टोटल, फादर ऑफ जूलॉजी एरिस्टोटल, फादर ऑफ बॉटनी थियोफ्रास्टस, हिस्टोरिया एनिमेलिया बुक वाज रिटन बाय एरिस्टोटल, हिस्टोरिया प्लेंचुरम बुक वाज रिटन बाय
थियोफ्रास्टस। क्लियर है पॉइंट? रिसर्च ऑन माइमोसा प्यूडिका वाज रिपोर्टेड बाय, क्या बोलेंगे, थियोफ्रास्टस। चलिए अब देखिए, यानी कि अब अच्छा, इसको डिफिनेशन देने के लिए थोड़ा एक बार सिखा दें आपको, फिर आप करते रहिएगा। बॉटनी इज द स्पेशल, अब देखिए बायोलॉजी को आपने डिफाइन किया तो क्या बोला था, बायोलॉजी इज द स्पेशल ब्रांच ऑफ साइंस इन विच यू स्टडी अबाउट ऑल टाइप्स ऑफ लिविंग थिंग्स एंड इट्स रिलेटेड ऑल एक्टिविटी। यहां पे कुछ नहीं करना है, बायोलॉजी के बदले बॉटनी देना है। बॉटनी इज द स्पेशल ब्रांच ऑफ बायोलॉजी, यहां आप साइंस में लिखना है। बॉटनी इज द स्पेशल ब्रांच ऑफ ये बायोलॉजी इन विच वी स्टडी अबाउट ऑल टाइप्स ऑफ प्लांट and its related all activities. Zoology को, zoology is the special branch of biology in which we study about all types of animal and its related all activities. Microbiology, microbiology is the branch of, a special branch of biology in which we study about all types of microorganism and its related all activities. मुझे लगता है आप इतना तो समझ ही गए होंगे। अब आइए, कहता है कि आपने बॉटनी का फादर देख लिया, आपने जूलॉजी का फादर देख लिया, आपने बायोलॉजी का फादर देख लिया, अब आपको देखना है, सुनना है एक इंसान के बारे में, वो है फादर ऑफ मॉडर्न माइक्रोबायोलॉजी, और वो है लुईस पास्चर साहब। अगर सिंपल फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी पूछे, ल्यूवेनहॉक। फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी पूछे, ल्यूवेनहॉक। बट कहता इन सबको जब फादर बोला गया तो उसके पीछे एक एक रीजन था। लाइफ के इंपॉर्टेंस के बारे में बताया, ठीक है, सबसे पहले एरिस्टोटल साहब ने, तो उनको फादर ऑफ बायोलॉजी बोला गया। फिर हिस्टोरिया एनिमेलिया बुक लिखा, उसके कारण उनको फादर ऑफ जूलॉजी कहा गया। हिस्टोरिया प्लेंचुरम बुक लिखा थियोफ्रास्टस साहब, इसलिए उनको कहा गया फादर ऑफ बॉटनी, ठीक है। बट फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी लुईस पास्चर साहब को कहा जाता है, इसके 6 रीजन हैं। कितने रीजन हैं? 6 रीजन है, ठीक है। यानी कि फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी, ठीक है, फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी किनको कहा गया, तो कहा था फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी, फादर ऑफ मॉडर्न माइक्रोबायोलॉजी, मॉडर्न माइक्रोबायोलॉजी, ठीक है, फादर ऑफ मॉडर्न माइक्रोबायोलॉजी। किसको बोला गया? लुईस पास्चर, लुईस पास्चर, ठीक है। इसके कितने रीजन हैं? 6 रीजन। फर्स्ट, पास्चुराइजेशन, पास्चुराइजेशन। सेकेंड, ठीक है, डिस्कवरी ऑफ रेबीज वैक्सीन, रेबीज वैक्सीन, ठीक है। फिर कहता है डिस्कवरी ऑफ कोलेरा वैक्सीन, कोलेरा वैक्सीन। डिस्कवरी ऑफ, ठीक है, एल्कोहलिक फर्मेंटेशन, एल्कोहलिक फर्मेंटेशन, फर्मेंटेशन, ठीक है। डिस्कवरी ऑफ इंजाइम्स, और आता है डिस्कवरी ऑफ, क्या बोलिएगा, स्टेरिलाइजेशन, स्टेरिलाइजेशन, ठीक है। और भी चीजें हैं, ठीक है, और भी कंट्रीब्यूशन है, बट इन 5-6 कंट्रीब्यूशन के कारण, ठीक है, लुईस पास्चर को बोलते हैं फादर ऑफ मॉडर्न माइक्रोबायोलॉजी, फादर ऑफ मॉडर्न माइक्रोबायोलॉजी। देखिए पहला है पास्चुराइजेशन। कहते हैं पास्चुराइजेशन क्या है? पास्चुराइजेशन के बारे में बोलते हैं, ठीक है, कि व्हेन मिल्क इज हीटेड, ठीक है, ऑन 62 डिग्री C फॉर 30 मिनट और एट 72 डिग्री C फॉर 15 मिनट, ठीक है, देन all microorganism present in the milk are either killed or its growth is inhibited.
then milk goes under cooling. This process of milk preservation is called pasteurization. मीन्स यहाँ पे क्या है सो देखिए, कहता है कि यहाँ पे बात ये है कि अगर हम किसी मिल्क को या मिल्क के प्रोडक्ट को, किसी मिल्क को या मिल्क के प्रोडक्ट को, ठीक है, 62 डिग्री सी पे गर्म करते हैं, कितने देर तक, 30 मिनट तक, या 72 डिग्री सी पे गर्म करते हैं, ठीक है, टेम्परेचर थोड़ा बढ़ा देंगे, ये 72 डिग्री सी पे गर्म करते हैं, टाइम घटा देंगे 15 मिनट तक, देन all microorganisms present in the milk are either killed or its growth is inhibited. Then milk goes under cooling. This process of milk preservation is known as pasteurization in the honor of Louis Pasteur. फिर कहता है दूसरा, डिस्कवरी ऑफ रेबीज वैक्सीन. ये रेबीज जो बीमारी है ये वायरल डिजीज है और ये वायरस से कॉज होती है, उसको बोलते हैं रैब्डो वायरस. कौन सा वायरस, रैब्डो वायरस. ये रैब्डो वायरस, ठीक है, सलाइवा में होती है. किसके सलाइवा में होती है, ठीक है, सलाइवा में होती है डॉग, ठीक है, वाइल्ड कैट, रैट, ठीक है, रैबिट, ठीक है, मंकी, ठीक है, कैमल, ठीक है, इस सबके बॉडी में होता है. बदनाम सिर्फ डॉग है, ठीक है, होता है सबके बॉडी में. वो जब काटता है तो सलाइवा के साथ ये रैप्टो वायरस आता है और ये हमारे आपके बॉडी में डिजीज कॉज करता है. इसी को हाइड्रोफोबिया बोलते हैं और इससे बचने के लिए जो टीका दी जाती है, जो वैक्सीनेशन की जाती है, उसका खोज भी लुईस पास्चर ने किया. फिर कहता है तीसरा, कोलेरा वैक्सीन. ये क्या है, ये एक कोमा सेप्ट बैक्टीरिया है. कोमा सेप्ट बैक्टीरिया से कॉज होने वाला डिजीज है, बैक्टीरियल डिजीज है, ठीक है, जिसका नाम है विब्रियो कॉलरी. विब्रियो कॉलरी. और ये जो विब्रियो कॉलरी है, ठीक है, ये विब्रियो कॉलरी जो है ये कोलेरा डिजीज को कॉज करता है. इससे बचने के लिए ये वाटर बॉर्न डिजीज है, जैसे टाइफॉइड है, जैसे अमीबिक डिसेंट्री है, जैसे हेपेटाइटिस है, उसी तरह वो वाटर बॉर्न डिजीज है बट बैक्टीरियल डिजीज है. विब्रियो कॉलरी कोमा सेप्ट बैक्टीरिया से कॉज होता है. इससे बचने का भी जो वैक्सीन है लुईस पास्चर ने ये दिया. कहता है लुईस पास्चर ने एक और वैक्सीन दिया था, पॉक्स वैक्सीन. ओके, अब आइए अल्कोहलिक फर्मेंटेशन. देखिए, अगर मान लीजिए कि C6H12O6 है, इसको अगर पूरा ऑक्सीजन देंगे तो ये बदलता है 6CO2 + 6H2 और प्लस 38 ATP. बट अगर ऑक्सीजन की मात्रा कम हो या ऑक्सीजन की मात्रा नहीं हो, ऑक्सीजन बिल्कुल एब्सेंस कब होगा, तो कहता है ऑक्सीजन बिल्कुल एब्सेंस तब होगा, ठीक है, ऑक्सीजन बिल्कुल एब्सेंस तब होगा जब, ठीक है, क्या होगा, यहां पे एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म आ जाए जिसका नाम है ईस्ट. एक्चुअली वो यूनिसेलुलर फंगस है. तो कहता है C6H12O6 प्लस नो ऑक्सीजन, बट यहां पे आ जाता है ईस्ट. इससे एक एंजाइम निकलता है जाइमेज, वो इसको तोड़ देता है और उसको बदल देता है C2H5OH प्लस CO2. ठीक है, क्लियर. इसको बोलते हैं अल्कोहलिक फर्मेंटेशन. क्या बोलते हैं, अल्कोहलिक फर्मेंटेशन. यानी अल्कोहलिक फर्मेंटेशन किसके प्रेजेंस में हुआ, ईस्ट. ईस्ट क्या है, यूनिसेलुलर फंगस, और ये है एनएरोबिक फंगस. ठीक है, तो अल्कोहलिक फर्मेंटेशन, ठीक है, के कारण, ठीक है, ये जाइमेज के कारण अल्कोहलिक फर्मेंटेशन हुआ. और बातों बातों में ही बाय चांस, ठीक है, डिस्कवरी हो गई किसकी, एंजाइम की. बाय चांस डिस्कवरी को क्या बोलते हैं, सेरेंडिपिटी. ठीक है, यानी सेरेंडिपिटी मतलब बाय चांस डिस्कवरी. ठीक है, बाय चांस डिस्कवरी.
क्लियर है? और इसी के दौरान किसकी डिस्कवरी हो गई? एंजाइम की। कर रहे थे क्या? अल्कोहलिक फर्मेंटेशन पे रिसर्च कर रहे थे, ठीक है, एंजाइम की भी डिस्कवरी। लास्ट में क्या है? स्टरलाइजेशन। स्टरलाइजेशन का मतलब होता है कि किसी भी ऑपरेशन से पहले ऑपरेशनल इक्विपमेंट्स को हॉट क्लोरीन वाटर में, बीटाडीन में, किसी भी एंटीसेप्टिक में, डिटॉल में डाल के उसको गर्म करना, उसको जर्म फ्री करना, दैट इज कॉल्ड स्टरलाइजेशन। क्लियर है पॉइंट? तो ये हमारा था फर्स्ट लेक्चर, ये हमारा था फर्स्ट लेक्चर वीडियो किसका? फंडामेंटल कंसेप्ट ऑफ बायोलॉजी का। थैंक यू सो मच। अगले वीडियो के लिए आप तैयार रहें।